प्रिंसिपल है, जो दुनिया को चाहिए वो तुम्हारे पास है क्या? कैसे? एक समय पर मिडिल ईस्ट में ऑयल और उसके ऊपर होने वाली पेट्रोपॉलिटिक्स में यूएसए का एक बहुत बड़ा लेवरेज था। अरे सुरक्षा हम प्रोवाइड करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स में हम पार्टनर भी होंगे, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज भी कराएंगे। तो अगर आपको अपने देश की ऑयल सप्लाई को मैनेज रखना है तो देखिए यूएस से रिलेशंस तो बनाने होंगे। लेकिन अब ऑयल की इकोनॉमी से दुनिया शिफ्ट हो रही है। जैसे ऑयल एंड गैस की एनर्जी और पॉलिटिक्स है, तो अब हम ग्रीन गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। आप कहेंगे ग्रीन गोल्ड का क्या मतलब है? इसको ग्रीन गोल्ड रश भी कहा जा रहा है, यानी कि दुनिया ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट हो रहे हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि अगर फॉसिल फ्यूल की सप्लाई की बात करें, से लुक एट द सऊदी अरब। सऊदी अरब ने 2030 का अपना विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया और कहा कि भाई 2045 के बाद फिर सऊदी को अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए डाइवर्सिफाई तो करना पड़ेगा। सऊदी टूरिज्म में जा रहा है, अदर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि दुनिया में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अगर आप दुनिया के इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है तो पीछे छूट जाएंगे, और जो पीछे छूट जाता है उसको सांत्वना मिलती है, सम्मान नहीं मिलता जियोपॉलिटिक्स में। मिडिल ईस्ट पर वेस्ट ने अपना आधिपत्य, अपना कंट्रोल कैसे जमाया? एक समय पर जहां पर डेजर्ट्स होते थे, इस रीजन को कोई पूछता नहीं था, कबीले होते थे, उस रीजन में वेस्टर्न स्कॉलर्स आए, एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने कहा कि अरे आपकी लोकेशन तो इंपॉर्टेंट रही है, देखिए ईस्ट और वेस्ट के ट्रेड के लिए, लेकिन देखिए आपके यहाँ तो ऑयल एंड गैस रिजर्व्स भी हैं। जैसे 1908 की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद 1908 से 1938, यानी कि अगले 30 सालों में तो भाई साहब जियोपॉलिटिक्स का जो मायने इस रीजन के वही चेंज हो गए। क्योंकि यहां पर एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन के लिए मिडिल ईस्ट को चाहिए था कैपिटल और टेक्नोलॉजी। पैसा था नहीं, तकनीक था नहीं। वेस्ट ने कहा टेंशन क्यों ले रहे हो, आप में टैलेंट है, हम निखारेंगे। निखारने के लिए टैलेंट ये आ गए। आज की जो आप कंपनीज देखते हैं ना, जैसे बीपी, ब्रिटिश पेट्रोलियम, एनरॉन, ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने शुरुआती दिनों में मैक्सिमम लेवरेज इनके ऑयल एंड गैस के लिए, लेकिन उसके बाद जाग गए देश। उन्होंने कहा हमें चाहिए अपना ऑयल, नेशनलिज्म, मतलब नेशनलिज्म की एक वेव आई और दुनिया में मतलब खलबली मच गई। कारण ईरान ने कहा कि अरे हम तो नेशनलाइजेशन करेंगे अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर का, यानी कि आपकी कंपनियों का कंट्रोल खत्म, आप सर्विस कॉन्ट्रैक्टर बन जाइए जिसका एक मार्जिन आप लेते रहिए। ऐसी इराक में हुआ। तो ऐसे में वेस्टर्न पावर्स ने क्या यहां पर इंटरवीन नहीं किया? अरे किया। जब यहां पर इनके प्राइम मिनिस्टर, मैं ईरान की बात कर रहा हूं, मोहम्मद मोसादे, जब इन्होंने नेशनलाइजेशन कराया, इसके बाद इन्हें अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इनके खिलाफ इनकी जनता भड़क गई। आप कहोगे यार जनता को जो चाहिए था वो तो दे ही दिया इसने, फिर इनके खिलाफ क्यों जनता भड़की? उसके एक्चुअली रीजन है ऑपरेशन एजेक्स, जो सीआईए ने किया था। तो कई बार जनता अगर भड़क रही है, जनता सोच रही है अरे ये तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अपनी मर्जी से नहीं कर रहे आप। कई बार आपके सामने जो दिखाया जा रहा है, जो इमोशंस डेवलप किए जा रहे हैं, फिर कई जगह हथियार, वायलेंस जो फैलाया जा रहा है, उसके पीछे और भी ताकतें हो सकती हैं। ऐसी इराक में फिर जो इंटरवेंशन हुआ उसके बारे में तो हम सब जानते हैं। 2003 सद्दाम हुसैन, एंड फाइनली सद्दाम हुसैन का एंड, क्योंकि वो ऑयल लॉबी पर एक ऐसा इन्फ्लुएंस रखना चाहते थे जो इंडिपेंडेंट ऑफ यूएस से हो। तो इसका मतलब है कि पेट्रोपॉलिटिक्स में एक प्रिंसिपल हमें समझ में आया कि नेशंस को लगा कि केवल हमें पेट्रोलियम में से प्रॉफिट का एक शेयर नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरी इज्जत, यानी कि पूरा कंट्रोल हमारा होगा। अभी रिसेंटली एक बड़ी अजीब सी बात हुई। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, यूएस ने ईरान पर अटैक किया। तो मैंने भी कई आर्टिकल पढ़े जो कह रहे थे कि $25 के आसपास का उछाल आ सकता है ऑयल प्राइस में, लेकिन आपने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरे तो एक रिलेटिव हैं, वो खुद ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में है, और बाई चांस इराक में ही हैलिबर्टन है यूएस की कंपनी, तो ही हैज़ इन्वॉल्वमेंट देयर। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो वो खुद जियोलॉजिस्ट है, एक मेजर कंपनी का पार्ट है। उसने कहा कि एक्चुअली हमें भी नहीं पता क्यों हुआ, एग्जैक्टली क्यों हुआ, क्योंकि इसके कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। अब उन्हीं कारणों के बारे में जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि वहीं से फिर ट्रांजिशन होगा साउथ अमेरिका की तरफ। तो ऑयल पर शॉक क्यों नहीं लगा? तो कहा गया ये अपने आप में मार्केट का रेजिलेंस शो कर रहा है कि एक समय पर ना एक न्यूज आती थी कि मिडिल ईस्ट में कुछ हो सकता है, और तुरंत जो है ऑयल के भाव बढ़ जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑयल की जो एक जियोपॉलिटिकल हेफ्ट पहले थी, अब वो नहीं रही। पहली बात तो जब से यूएस में शेल गैस का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ तो यूएस की अपनी डिमांड भी कम हो गई थी।
ऐसे यूरोपियन देशों ने भी डाइवर्सिफाई कर लिया था अपने सोर्सेज को। कहने का मतलब ये है, अब भाई केवल मिडिल ईस्ट ही नहीं है जहां से ऑयल आता है, कितने सारे देशों में अलग अलग सोर्सेस मतलब उन्होंने ढूंढ लिया, वहां से भी आ रहा है, बिगर चंक यहां से आ रहा है, लेकिन बाकी जगह से भी आ रहा है। दूसरा फैक्टर, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, यानी कि देशों ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखे हुए हैं कि अगर ऑयल शॉक आया भी तो अल्टीमेटली इतनी जरूरत तो भाई बाकियों को भी है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी ही रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रीजन। तो एक ये रीजन बताया गया कि यार ये भी हो सकता है। तीसरा है नेसेंट एनर्जी ट्रांजिशन। इसका मतलब है कि दुनिया एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रही है, भले ही अभी शुरुआती दौर में हो। तो यानी कि इससे दुनिया को लग रहा है कि यार अल्टीमेटली हम बियॉन्ड फॉसिल तो जा ही रहे हैं। तो अगर फॉसिल वाले रीजन में जो एक बिगर चंक है वहां पर अगर कोई इंस्टेबिलिटी हो भी रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ऑयल क्राइसिस ही आ जाएगा। अब नए रिसोर्सेज की तरफ दुनिया जा रही है, नए रीजन की तरफ दुनिया जा रही है। अब जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में साउथ अमेरिका क्रूशियल होता जा रहा है। इस ग्रीन एनर्जी के लिए चाहिए आपको क्रिटिकल मिनरल्स। एग्जाम्पल, आप ईवीज की बात करते हैं, लेकिन ईवी में बैटरी चाहिए और बैटरी में लिथियम चाहिए, राइट। कोई मुझे बताना चाहेगा अर्जेंटीना, चिले, बोलीविया ये किसके लिए फेमस है? तो आप कहेंगे सर लिथियम के, लिथियम ट्रायंगल, बिल्कुल सही कहा। कोई बताना चाहेगा व्हाट इज विच एक्चुअली एलिमेंट इज रिगार्डेड एज व्हाइट गोल्ड? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको सफेद सोना कहा जाता है? बताइए। लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है, या कोई और रेयर अर्थ एलिमेंट है? पॉइंट ये है कि अगर आपको एनर्जी ट्रांजिशन करना है तो आपको सोलर एनर्जी सेल्स बनाने पड़ेंगे और साथ में ईवी बैटरीज बनानी पड़ेंगी। आपको ह्यूज स्टोरेज सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जिससे कि आप विंड टरबाइन से भी जो एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के लिए, उसके लिए भी आपको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। अब इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर ये सब कुछ सब आते हैं, अदर रेयर अर्थ एलिमेंट भी आते हैं। तो अब यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का देखिए क्या कहना है। इनका कहना है कि 2030 तक इन एलिमेंट्स की जो डिमांड है वो 3 गुना हो जाएगी और 2040 तक 4 गुना हो जाएगी। मैं एक और एडिशनल डेटा आपको बताता हूँ। सो मैं कॉपर के बारे में देख रहा था, तो 2030 तक इसकी जो डिमांड है वो मतलब 2030 तक 3 गुना होने की उम्मीद है, लेकिन जो टोटल कैपेसिटी हमारे पास अभी होनी चाहिए प्रोडक्शन की, वो प्रोडक्शन कैपेसिटी दुनिया के पास नहीं है। तो अगर नहीं है तो भाई जो इस सेक्टर में आगे बढ़ रहे होंगे तो वो लेवरेज ले लेंगे, या फिर कॉपर का फिर प्राइस बढ़ेगा। अगर यहां पर कुछ हर्डल्स आए तो मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर नहीं बढ़ाई तो सीधी बात है भाई भाव बढ़ेगा, और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा लेगा, एक्सट्रैक्शन बढ़ा लेगा, उस देश को एक डेफिनेट एडवांटेज मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर एक एंगल ये है। नाउ चाइना की बात करते हैं। 2/3 जो प्रोडक्शन है रेयर अर्थ मटेरियल का कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। आप कहेंगे चाइना, ये देखिए ये जो चार्ट आपको दिख रहा है यहां पर, इसमें मेजर जो आप पार्ट आप देख पा रहे हैं चाइना देख रहा है। तो क्या चाइना के पास ये खुद क्रिटिकल मेटल्स हैं या क्रिटिकल मिनरल्स हैं? आंसर इज नो। मतलब ये जो 2/3 प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना। यानी कि साउथ अमेरिका की मार्केट में जहां पर मेजर रिसोर्सेज हैं, चाइना ने कहा तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है ना, टेक्नोलॉजी नहीं है ना। ऑयल मार्केट में जो काम ब्रिटेन ने किया था, यूएस ने किया था, फ्रांस ने किया था, वो काम ऑलरेडी साउथ अमेरिका की मार्केट में चाइना ने कर दिया है। तो मुझे बताओ अब यूएसए को प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? अरे भाई यूएसए के तो बैकडोर में ये काम हो रहा है, प्लस दुनिया की मतलब इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए ये वाले मैटर जो मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जरूरी है। रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात करें तो 90% चाइना के पास ही है। और देखिए सेकंड पे फिर यूएस आता है, थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया है, फोर्थ पर थाईलैंड है, फिफ्थ पे रशिया है, देन मेडागास्कर है, देन इंडिया है। ये है इनका चार्ट। तो कहने का मतलब है भाई कॉन्फ्लिक्ट तो हो सकता है। लिथियम और कोबाल्ट की बात करें तो 60% अप्रॉक्स वर्ल्ड का जो प्रोसेस कर रहा है वो चाइना कर रहा है, अगर मैं इन 2 एलिमेंट्स की बात करूं तो। अब ट्रिकी यहां पर ये है कि देखिए ऑयल कंपैरेटिवली इजी था ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आपने क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, रिफाइनिंग आपने दुनिया में जगह जगह करा ली। जैसे रशिया से क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट हुआ और इंडिया में जामनगर रिफाइनरी, गुजरात वहां पर से रिफाइन हो गया, और भी रिफाइनरीज हमारे पास। पॉइंट ये है कि इतना आसान नहीं है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए कॉम्प्लेक्स एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। जैसे एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, चिली का एग्जाम्पल देता हूं, वहां पर उन्हें लगभग 60% अपने रीजन का पानी डाइवर्ट करना पड़ा क्रिटिकल एनर्जी मतलब क्रिटिकल मिनरल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए, जिसकी वजह से कहीं इलाकों में ग्राउंड वाटर टेबल डाउन हो गई है, अनरेस्ट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब भाई अनरेस्ट कहीं पर हो रहे हैं और उसकी वजह से दुनिया की सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो देखना पड़ेगा ये अनरेस्ट करा कौन रहा है,
खुद इस रीजन से हो रहे हैं या कोई रीजन्स क्रिएट करा रहा है, वहाँ पर फिर ये जैसे पेट्रोपॉलिटिक्स है, ऐसे ही यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स की भी पॉलिटिक्स यहाँ पर होने की उम्मीद है। वहाँ पर भी रेजिम चेंज हुए। यहाँ का तो पुराना इतिहास है रेजिम चेंज का। अभी मैं एक हेडिंग मैंने दे रखी है ग्लोबल चेस बोर्ड, तो उसमें बताऊंगा कि यूएस, चाइना, रशिया किस किस तरीके से यहाँ पर अपनी बिसात साधे बैठे हैं। फिर प्रोसेसिंग है यहाँ पर, कंसंट्रेशन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन्स में। कहने का मतलब ये है कि ऑयल एंड गैस फिर भी डाइवर्सिफाइड है। ऑयल एंड गैस आपको इंडियन ओशन में भी मिलेगा, आपको साउथ चाइना सी में मिलेगा, मिडिल ईस्ट में भी मिलेगा, अदर रीजन्स में मिलेगा। लेकिन अगर मैं इन रिसोर्सेज की बात करूं तो ये हाईली कंसेंट्रेटेड है स्पेसिफिक जोन में। तो यानी कि इनकी जो पॉलिटिक्स है वो अलग नेचर की होगी। एक और एंगल है, अगर मान लीजिए आपके पास से इस रीजन में से चिली, बोलीविया फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लिथियम है, लेकिन लिथियम आपके पास रिसोर्सेज है ना, लेकिन पहले जैसे हम चौक पॉइंट्स का इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जांपल अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज वाज इन न्यूज, चौक पॉइंट है कि नहीं, कि भाई अगर उसको ब्लॉक कर दे ईरान तो देखिए पर्शियन गल्फ से ऑयल सप्लाई जो है वो रुक जाएगी। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि इन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चौक पॉइंट क्या होंगे, क्या उसी तरीके से काम करेंगे, उस तरीके से नहीं काम कर पाएंगे। क्योंकि एक जगह अगर रिसोर्सेज हैं भी तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी जब तक कि उस देश के पास रिफाइनिंग नहीं होगी। हो सकता है रिफाइनिंग कहीं हो, और रिफाइनिंग के बाद भी बड़ी बात नहीं होगी। उसके बाद जरूरी है कि इंडस्ट्रियल बेस हो जहां पर वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में अदर जगह काम आ सके। तो तीनों चीजें जरूरी हैं। आईईए का कहना है क्लियर कि देखिए जैसे ऑयल सिक्योरिटी 20वीं सेंचुरी में ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस इस पर बेस्ड थे, इसी तरीके से रिसोर्स सिक्योरिटी डिलेमा अब हम क्रिटिकल एनर्जी रिसोर्सेज, क्रिटिकल एनर्जी के लिए जो मतलब मिनरल्स जो हैं हम उस पर देखेंगे। और अभी से शुरुआत हो भी गई है। जैसे ऑयल को लेकर पार्टनरशिप्स फोर्ज होती थी, जैसे ओपेक बनता था, इसी तरीके से यहां पर भी हो गया, पार्टनरशिप बनने लग गई। फॉर एग्जांपल देखिए यूनाइटेड स्टेट्स मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये देश इसका पार्ट है कि भाई हमें अपनी मिनरल सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है, हम एग्रीमेंट कर लेते हैं आपस में। ऐसे क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट, ये यूरोपियन यूनियन का एक्ट है। अब इसकी वजह से कई देशों में इनसिक्योरिटी भी हो गई है कि यार तुमने तो अपनी पार्टनरशिप बना ली, तुमने कानून भी बना लिए, तो तुम्हारी इंडस्ट्रीज के लिए तो तुमने सप्लाई चेन फिक्स कर ली, लेकिन बाकी देशों का क्या होगा? बाकी देश तो तुम पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ग्रीन गोल्ड रश, जो मैं आपसे कह रहा था, ग्रीन एनर्जी ट्रांसफर के लिए आपको चाहिए जो रिसोर्सेज, उन्हीं को हम कह रहे हैं ग्रीन गोल्ड रश। जैसे लिथियम ट्रायंगल, लिथियम ट्रायंगल में 3 देश आते हैं, ये देखिए अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले, ये 3 है। इसमें सबसे ज्यादा जो लिथियम का रिसोर्स है वो बोलीविया में है, लेकिन आप आयरनी देखिए, लेकिन सबसे कम प्रोडक्शन भी बोलीविया में हो रहा है। उसका रीजन है बोलीविया बहुत पीछे है इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में। यहां पर सबसे अच्छा कर रहा है चिली लिथियम में, उसके बाद अर्जेंटीना, रिसेंटली अर्जेंटीना रेस पिक कर रहा है। तो अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं तो सबसे ऊपर बोलीविया है, और अगर टोटल प्रोडक्शन की बात करूं तो उसमें चिली है, और जिसको तेज से एक्चुअली उसके करीब जा रहा है अर्जेंटीना, राइट। तो ये यहां पर है, इसको ध्यान रखिएगा। लिथियम को ही हम व्हाइट पेट्रोलियम कहते हैं, जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था। ये चिली का ये वाला जो रीजन है, यहां पर आप देखते हैं सलार डे अटकामा, एक्चुअली ये फ्लैटलैंड्स होते हैं सॉल्ट के, फिर वहीं पर वाटर को लाया जाता है, फिर एवेपोरेशन होता है, फिर एक्सट्रैक्शन होता है, ये प्रोसेस होता है इसका। खैर, अब लिथियम के बियॉन्ड भी ये रीजन इंपॉर्टेंट है। जैसे चिली और पेरू को देखिए तो ये कॉपर रिजर्व्स के लिए 40% कॉपर रिजर्व्स यहाँ हैं, और आपको पता है इवन आपके रूम में जो फैन लग रहा है उस फैन में भी कॉपर के वायर हैं, एसी जो लग रहा है उसमें भी कॉपर के वायर हैं। तो यानी कि हमारे आसपास जो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देख रहे हैं वहाँ पर कोई ना कोई छोटा या कहीं बड़ा, अगर डिपेंडिंग ऑन द मोटर साइज, वहाँ पर भी आप कॉपर का इस्तेमाल देख रहे हैं। तो कॉपर पे तो दुनिया ऑलरेडी मतलब डिपेंडेंट है। 2030 तक 40% इसकी डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। तो यानी कि भाई अल्टीमेटली इसके ऊपर भी समझ लीजिए कि पॉलिटिक्स, इसके ऊपर भी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जरूरी है। रिसोर्स नेशनलिज्म अब यहां पर कैसे हो रहा है साउथ अमेरिका में? आपने एक देश का एग्जांपल देता हूं, अगर सुना हो आपने नौरू के बारे में। नौरू साउथ पैसिफिक ओशन का छोटा सा देश, रिसोर्स कर्ज के नाम पर जाना जाता है। ऐसा क्यों? उस देश में फॉस्फेट्स का ह्यूज रिसोर्स था। तो कई देशों ने कहा अरे नौरू आप ऐसा करो, गरीब देश, छोटे देश हो आप, हमें आप एक्सट्रैक्शन का चार्ज दे दो, हम वहां से फॉस्फेट एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपको पैसा मिलेगा। नौरू के उस समय के पॉलिटिशियंस ने कहा अरे ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, ले जाइए, हमें पैसा दीजिए, हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन नौरू गरीब का गरीब रहा और 80% अपना एरिया जो है वो खराब कर लिया। अब वो रहने लायक नहीं है नौरू, ऐसी हालत हो गई नौरू की। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके अपने इकोनॉमिक मॉडल को आप सोचिए कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल कैसे होगा। अगर ये जो एक्सट्रैक्ट आप कर रहे हैं इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या होगी,
उसकी सोशल कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि कम्युनिटीज को भी डिस्प्लेस होना पड़ेगा, वो एनवायरमेंट पर भी इंपैक्ट होगा। तो अब साउथ अमेरिकन नेशंस में भी ये कॉन्शियसनेस आने लग गई है कि भाई हमें उनकी तरह नहीं बनना। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका कॉन्स्टिट्यूट लिथियम ट्रायंगल। अगर आप में से किसी ने इस क्वेश्चन को अब गलत कर दिया ना तो पाप माना जाएगा। वो अभी बताया मैंने, ट्रिक भी बताई थी आपको, राइट? याद आ रही? ट्रिक भी बोर्ड पे लिखी थी। इसका आंसर जरा कमेंट में दीजिए। इसी रिसोर्स कर्ज के बारे में आपको बता रहा था, जो नौरू का एग्जांपल मैंने आपको दिया। नाउ चिली का नेशनल लिथियम स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, उनका कहना है कि देखो हम उस चक्कर में नहीं आएंगे जिसमें नौरू आया, राइट? तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो स्टेक्स को अपने साइड रखेंगे, प्लस हम ना केवल एक्सट्रैक्शन वाले देश नहीं बनेंगे, हम रिफाइनिंग में भी जाना चाहते हैं, हम प्रोडक्शन में भी जाना चाहते हैं। तो चाइना कह रहा है लेकिन उसके लिए तो कैपिटल चाहिए, वो तुम्हारे पास है नहीं। उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी तो हमारी कंपनी के, तुम्हारी कंपनी के पास थोड़ा ना है। तो फिर अब चिली जैसे देश जो हैं अब चाइना को इंडिकेट करने लग गए हैं कि देखो अब धीरे धीरे ना हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम खुद की कंपनियां बनाएंगे। उन कंपनियों में आपको ना 49% स्टेक मिल जाएगा। इस बहाने आपको अपनी टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। अगर आप ये तैयार होते हैं तो रहेगा काम अपना, नहीं तो आपको टाटा बाय बाय। उधर यूएस से भी हमें ऑफर दे रहा है। तो इस तरह का कन्फ्रंटेशन आने वाले समय में हो सकता है। बोलीविया भी अपनी एम्बिशंस को बढ़ा रहा है इस समय, वो भी चाहता है ट्रांसफर करो टेक्नोलॉजी। एक ये सबसे बड़ा इशू है। लिथियम ओपेक ड्रीम, याद है आपको? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि एक तरीके से कार्टेल कहा जाता है। यूएस एक समय पर कहता था ये तो कार्टेल है, ये प्राइस को डिसाइड करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की। खुद अगर प्रोडक्शन ज़्यादा भी होगा तो प्रोडक्शन को रोक लेंगे, कम करेंगे, जिससे कि सप्लाई और डिमांड का ऐसा मैनेजमेंट रहे कि ये जितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, भाई दाम इनके फेवर में रहे। तो ऐसे में अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली जैसे देश जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हम भी अपना ओपेक जैसा सिस्टम बनाते हैं। और अगर ऐसा बना लिया तो समझ लीजिए ग्लोबल सप्लाई का जो डायनेमिक्स है वो शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल शिफ्ट होगा। इस पर ही रिसर्च आर्टिकल आया हुआ है, ज़बरदस्त। नाउ नेशनलाइजेशन जो हो रहा है, मतलब नेशनलाइजेशन के तर्ज पर ये ऑफर करना, ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे इन्वेस्ट करो। तो देखो यूएसए ऑलरेडी चाइना को काउंटर करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में। यूएसए ने कहा भाई चाइना तुम्हें खोद के डाल देगा, जैसे नौरू के साथ हुआ, तो वो एक्सप्लॉइट करता रहेगा। तुम्हें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तभी तुम्हारी इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई होंगी। यूएसए इनको कह रहा है कि देखो पास्ट को भूल जाओ, क्योंकि पास्ट के डायनेमिक्स यूएसए और साउथ अमेरिका के ठीक नहीं रहे, मिलिट्री कू रहे, जिनका एग्जाम्पल मैं अभी दूंगा। तो कहने का मतलब है कि यूएसए अब इस पर फोकस कर रहा है। कैपिटल टेक्नोलॉजी चाइना देने को कह रहा है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर लेकिन सीरिया हुआ एग्जाम्पल, इराक हुआ, तो मिडिल ईस्ट में तो कई जगह पर रेजीम चेंज करा गया या फिर इंटरवीन भी किया, जैसे अपनी फोर्सेस लेकर आ गए, लेकिन कारण तो होना चाहिए ना। कारण देखो ये भी तो है ना, साउथ अमेरिका का ड्रग ट्रेड, और साउथ अमेरिका का ड्रग ट्रेड मैक्सिको में जाता है, मतलब मैक्सिको जो यूएसए के नीचे है, और फिर यूएसए से, मतलब मैक्सिको से यूएसए, तो यूएसए कहेगा यार मतलब तुम्हारे यहाँ का ड्रग ट्रेड तुम पर नहीं संभल रहा, और यहाँ के ऑर्गेनाइज क्राइम जो सिंडिकेट्स हैं वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बना रहे हैं। ये तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू बनाकर यूएसए यहाँ पर फ्यूचर में इंटरवीन कर सकता है, नहीं कर सकता? कर सकता है। जैसे कि इनका यही कहना था कि मिडिल ईस्ट में कई जगह पर ये नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए हैं, आईसिस जैसे, और आईसिस जैसे जो ग्रुप्स हैं वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को वीकन कर रहे हैं, जैसे कि ड्रग सिंडिकेट। इवन मैक्सिको में कितनी जगह पर ड्रग सिंडिकेट ये पुलिस सरकारी तंत्र को कमजोर करते हैं। तो अगर ऐसा ही साउथ अमेरिका में कई जगह पर हो रहा है, तो आपको नहीं लगता इसका बहाना लेकर यूएसए जस्टिफाई कर सकता है दुनिया से कि देखो भाई मुझे इंटरवीन करना जरूरी था आप सबके लिए, नहीं तो यहां से ड्रग, यहां से आतंक दुनिया के लिए मुश्किल हो जाता। तो ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में, जैसे आप आज आईसिस, हिजबुल्लाह के बारे में पढ़ते हैं, आप पढ़ें कि अरे साउथ अमेरिका जहां से हमने कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा था, अब पाया गया है, सीआईए को पता लगा है कि यहाँ पर भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे एशिया को भी खतरा है, यूरोप को भी खतरा है। इस वजह से फिर दुनिया को बचाने का जिम्मा किसका? यूएसए का। खैर, यहाँ पर जो एंगल हमने देखा वो रिलीजन देखा, जैसे आईसिस हुआ, हिजबुल्लाह हुआ, लेकिन अभी तक साउथ अमेरिका में रिलीजन एज अ एंगल के बेसिस पे एक्चुअली मोबिलाइजेशन नहीं है। वहाँ पर प्रैग्मेटिक, मतलब पैसा, हथियार, इन्फ्लुएंस, ये है। तो यानी कि एक नए काइंड ऑफ चेस बोर्ड यहाँ पर बन रहा है। इस ग्रैंड चेस बोर्ड में 3 मेजर प्लेयर हमें नजर आ रहे हैं, जैसे यूएसए है, चाइना है और रशिया है। यूएसए की हिस्ट्री अगर मैं 20th सेंचुरी की बात करूं तो उस समय वो अपने बैकयार्ड इसको मानता था, और प्राइम उसका जो रीजन था यहाँ पर दखल का, वो था कम्युनिज्म को बैकफुट पर रखना है जी,
ड्रग ट्रैफिकिंग, ये यूएसए की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा ना पहुंचाइए। तो यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग के मुद्दे पर तो सीआईए ने बोलीविया में ऑपरेशन करे हैं। याद है आपको चे ग्वारा के बारे में सुना हो आपने? चे ग्वारा जो क्यूबन कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के हीरो थे फिदेल कास्त्रो के साथ। तो बाद मतलब फिदेल कास्त्रो ने मंत्री पद दे दिया था, लेकिन उसको छोड़कर बाद में वो बोलीविया में क्रांति करने चले गए थे। तो वहां पर कम्युनिज्म एक्सपेंड ना हो, ये कहा जाता है सीआईए उनके एसेसिनेशन में इन्वॉल्व थी। तो कहने का मतलब है कम्युनिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग के नाम पर सीआई मतलब यूएसए की तो हिस्ट्री रही है ना यहाँ पर। ऐसी ब्राजील साउथ अमेरिका का दूसरा देश, मतलब हमारे साथ ब्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, लेकिन वहां पर मिलिट्री कू कराने में भी ये शामिल थे। ऐसे चिली में कू कराया सीआईए ने, मतलब कि सत्ता परिवर्तन कराया, रेजिम चेंज करा दिया अपने फेवर में। क्यूबा में भी ऐसी बतिस्ता की सरकार को बनाकर रखा, डिक्टेटर की सरकार को बनाकर रखा। और 21वीं सेंचुरी में क्या हुआ, फिर साउथ अमेरिका से फोकस कुछ कम हो गया, ज्यादा फोकस मिडिल ईस्ट पर आया, मिडिल ईस्ट के बाद एशिया पर गया। और जैसे ही मिडिल ईस्ट से एशिया पर फोकस हुआ, जैसे ओबामा के टाइम पर वो पाइवट टू एशिया पॉलिसी, देन फिर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, तो इसका फायदा चाइना ने लिया। चाइना ने देखा है साउथ अमेरिका तो ग्राउंड खाली पड़ा है, मतलब यहां तो कोई विशेष फोकस है ही नहीं यूएसए का, तो चलो इस पर हम अपनी पकड़ बनाते हैं। तो यूएसए यहां पर टॉप, मतलब यूएसए पहुंचा एशिया, चाइना जो है यहां पर एक्सपेंड करके बन गया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। अब यूएसए को लग रहा अरे यार तुम तो हमारे मतलब बैकयार्ड में अपनी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, हमारे लिए खतरा क्रिएट कर रहे हो। अब ये करने लग गए हैं फ्रेंड शोरिंग और डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि जब आपको लगता है कि आपका कोई क्लोज ग्रुप है, जो पहले आपका ग्रुप होता था लेकिन पास में ही है, लेकिन अब वो आपसे नहीं किसी और से ज़्यादा बात करता है, तो आप क्या करते हो, आप दूसरों की लाख बुराइयां गिनवाते हो, उसको अपने फेवर में लेते हो। यही काम एग्जैक्टली अब यूएसए कर रहा है। जैसे टारगेटेड एड दे रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कहता है चाइना से क्या मिलेगा तुम्हें, तो ये बाकी देश कह रहे हैं चाइना करता है हमारा इन्वेस्टमेंट, तो वो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट तो हम भी कर देंगे। तो चाइना का तो जो बीआरआई प्लान है वो साउथ अमेरिका में जा रहा है, तो इनका कहना है कि बीआरआई का काउंटर हम बनाए हुए हैं, ठीक है ना, तो उसके थ्रू हम आपको हेल्प करेंगे। जैसे बाइडेन के टाइम पर एक इनिशिएटिव था B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड टुगेदर। तो कहना है साथ मिलकर एक अच्छी दुनिया बनानी है, क्यों चाइना के चक्कर में पड़े हो, कम्युनिस्ट ऑथोरिटेरियन देश है, उसका कोई भरोसा नहीं है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन तुम हमारे साथ करो, चाइना के साथ नहीं। लेकिन अब जो ये वाले देश हैं ये कह रहे हैं कि यार यूएस से जब भी आता है पैसा तो देता है, लेकिन कहता है मैं डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। अब इससे प्रॉब्लम हो जाती है कुछ देशों को, जैसे कि वेनेजुएला में जो मडुरो की सरकार है, भाई एक हिस्ट्री रही है साउथ अमेरिका की कि वो टिल्टेड टुवर्ड सोशलिज्म रहा है। अब जैसी सोशलिज्म प्रमोट होता है उससे इनसिक्योरिटी हो जाती है यूएसए को। तो इन देशों का कहना है कि देखो यार ये वैल्यू सिस्टम के चक्कर में चाइना नहीं पड़ता। चाइना कहता मुझे नहीं फैलाना तुम्हारे यहाँ कम्युनिज्म, मैं तो खुद कम्युनिज्म के नाम पर कैपिटलिज्म कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली वो कहता है प्रैग्मेटिज्म। इसी वजह से कहा जा रहा है कि चाइना और यूएसए में साउथ अमेरिका के लिए ज्यादा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप चाइना ऑफर कर रहा है, और इसी वजह से चाइना के फेवर में जा रहे हैं। चाइना यहां पर तेजी से बढ़ रहा है, और अल्टीमेटली जो ग्लोबल मतलब इसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी ऐसी है, चाइना की सरकार ने कहा है कि नेक्स्ट जो भी लिथियम का एक्सट्रैक्शन होगा, जो भी जिस भी जगह पर होगा दुनिया में, नॉट जस्ट साउथ अमेरिका, वहां पर चाइनीज कंपनीज का मेजॉरिटी स्टेक होना चाहिए। ये इनके स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट का कहना है। और फिर ग्रेजुअली जो भी इन्वेस्टमेंट होगा जिसमें चाइना की प्राइवेट कंपनी मेजॉरिटी स्टेक लेगी, फिर ग्रेजुअली हमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट उसमें रखना है। स्टेट का इन्वॉल्वमेंट यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का इन्वॉल्वमेंट। तो कुल मिलाकर भाई सीधी सी बात है, इनका जो प्लान है वो चाहते हैं डुअल यूज करें इस इन्वेस्टमेंट का, यानी कि चाइना एज अ हेजेमॉन, और फ्यूचर में कहीं पर अगर कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो तो भी इन लोकेशंस का इस्तेमाल करें। मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूं। जैसे पेरू का ये पोर्ट ऑफ चैंके, ये आजकल काफी चर्चा में है। एक्चुअली ये चाइना डेवलप कर रहा है। तो चाइना की ये स्टेट शिपिंग कंपनी, मतलब मेजॉरिटी ओनरशिप इसने ले रखी है डीप वाटर मेगा पोर्ट की, और कहा जा रहा है ये डुअल यूज हो सकता है। और इसको ना ऐसे सोचिए कि पेरू पर भी यहां पर चाइना खड़ा हो गया, ठीक है, यस, यहाँ पेरू पर भी चाइना आ गया, उधर आपके सऊदी के पास जिबौती में, अफ्रीका के मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में वहां पर आ गया, यानी कि मिडिल ईस्ट के पास भी जिबौती में वहां पर खड़ा है, ग्वादार पोर्ट पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी रीजन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है वहां पर चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस चाह रहा है, उसको एक्सपेंड कर रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसके मतलब उसका कंटेंडर चाहे यूएसए है या हमारे लिए वो इनसिक्योरिटी है, तो हमें तो उसका कोई काउंटर प्लान रखना होगा। रशिया का रोल जो है नीश रोल है। मैं नीश रोल इसलिए कह रहा हूं, रशिया अपनी पुरानी रणनीति इस्तेमाल कर रहा है। याद है आपको मिडिल ईस्ट में
मिडिल ईस्ट में हथियार चाहिए, रशिया हथियारों का इस्तेमाल करता है। मतलब सीरिया में बशर असद की सरकार को हथियार बेचना है, ईरान में हथियार बेचना है, तो सेम काम यहां कर रहा है। साउथ अमेरिकन देशों को वो हथियार बेच रहा है, जैसे मडूरो की गवर्नमेंट हो गई, निकारगुआ एंड अदर्स। तो वही मिडिल ईस्ट की पुरानी वाली स्ट्रेटजी रशिया की साउथ अमेरिका में भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग दिस। देखते हैं अब कैसे जियोपॉलिटिक्स अनफोल्ड होती है। यहां पर इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के डायमेंशंस बनते हैं। लोकेशन वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं और जो मैंने फैक्ट बताए, नेम बताया, वो वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं।